हेलो। हाँ नमस्कार। चलिए स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक हैं हमारे मानव में सामान्य रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर और ड्रग। ये टॉपिक हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक से चालू करते हैं, मानव में सामान्य रोग। चलिए चालू करें। आज नया चैप्टर है हम लोग का और हम लोग इसको 2 दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव में सामान्य रोग। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता था। तो शुरू में जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि देह में कुछ तरल है और उन तरल का संतुलन बनाता हमारे स्वास्थ्य को, शरीर और मन की स्थिति माना गया था कि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को ये शरीर और मन की ऐसी स्थिति है जिसमें देह के कुछ तरल का संतुलन बना रहता है। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेट्स एंड और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र भी यही दावा करते थे। तो भारतीय आयुर्वेदिक सिस्टम जो है, आयुर्वेद का सिद्धांत, आयुर्वेदिक तंत्र, वो यही दावा करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर और मन की मन स्थिति पे डिपेंड करता है और ये मन स्थिति हमारे शरीर में कुछ तरल है उनके संतुलन पे डिपेंड करती है। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त वाले व्यक्तित्व गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। तो इसमें आपके 3 तरह के बाइल माने गए, 3 तरह के पित्त माने गए थे, जिसमें एक काला पित्त भी था। तो ऐसा माना जाता था जिनमें काला पित्त बहुतायत में मिल रहा, ब्लैक बाइल मिल रहा, वो एग्रेसिव नेचर के होंगे, गर्म व्यक्तित्व वाले होंगे और उन्हें हाई फीवर, मतलब उन्हें फीवर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उनका हाई होगा। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। तो इस तरह का जो कंक्लूजन निकाला गया वो एक सोच थी, उसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की कल्पना को गलत साबित कर दिया गया। तो विलियम हार्वे ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज कर ली और सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज के बाद थर्मोमीटर को यूज़ किया गया, तो ये देखा गया कि काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान भी समान है। जैसा कि पहले ये दावा किया जा रहा था कि काले पित्त वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान ज़्यादा होगा, वो गर्म होंगे, तापमान ज़्यादा होगा, साथ में साथ वो अग्रेसिव होंगे। तो विलियम हार्वे द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज के बाद, थर्मोमीटर के बाद इस चीज़ को साबित कर दिया गया कि जिनमें काला पित्त है उनका भी ब्लड का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। तो ये जो हम लोग की धारणा कि 3-4 तरल हैं और उन तरल के संयोजन से हमारा स्वास्थ्य बनता है और ये हमारे शरीर और मन की अवस्था को रेगुलेट करता है, उसी से हमारा स्वास्थ्य बनता है, इस तरह से उसको गलत साबित कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद जैवकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। कुछ वर्षों बाद ये बताया गया कि भाई हमारे बॉडी में बेसिकली तंत्रिका तंत्र है, न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, हमारे शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। इस तरह से मन और मानसिक अवस्था, हमारा मेंटल स्टेटस और हमारा ब्रेन हमारे स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। निसंदेह स्वास्थ्य निम्न कारणों से प्रभावित होता है। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहला तो आनुवांशिक कारक है, हेरिडिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, आनुवांशिक विकार स्वास्थ्य को
प्रभावित करने वाले आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यह अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वह अपूर्णताएं जो बच्चों को जन्म से ही माँ बाप से वंशगत रूप से मिलती हैं वो आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार वो वह अपूर्णता है, वह विकार जो बच्चा लेके जन्म रहा। तो बच्चा जन्म ले के जिसको जन्म ले रहा है वो उसको कहाँ से मिले, बट नेचुरल है, मदर और फादर से मिले। वह अपूर्णता है जो बच्चों को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत के रूप में मिलती। संक्रमण तो आनुवांशिक विकार है जो हमारे हेल्थ को प्रभावित कर रहा। संक्रमण इन्फेक्शंस है, हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट के संपर्क में आ गए, और हमारी जीवन शैली, साथ में हमारा उठना बैठना, खान पान, रहना, जीवन शैली, जो खाना हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यवहार हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिसकी हम में कमी है आदि शामिल है। तो हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, रहन सहन, हमारा आनुवंशिक विकार हमें और संक्रमण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो स्वास्थ्य, इसका हम लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले इसकी परिभाषा तो समझे। स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोगों की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। तो हम लोग हेल्थ की अगर डिफाइन करना चाहें तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं, केवल फिजिकल फिटनेस या एब्सेंस ऑफ डिजीज़, उसको हम हेल्थ नहीं बोल सकते कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है तो हम हेल्दी हैं, इसका ये मतलब हम नहीं निकाल सकते। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पूरी तरह से इसको परिभाषित करने के लिए हमको मेंटल स्टेटस, शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और सामाजिक, सोशल, तो तीनों लेवल पे हमको स्वास्थ्य को कंसीडर करना पड़ेगा कि हम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वह काम में अधिक सक्षम होते हैं। अगर आप फिट इनफ हैं, अगर आप फिट हैं, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अब आप नीट का पेपर देना चाहते हो और नीट के पेपर में 24 घंटे में से आपको 12 घंटे अगर पढ़ना पड़ रहा, तो अगर आप फिट नहीं है तो आप 12 घंटे पढ़ नहीं सकते। तो आपकी प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी, काम करने में आप अधिक सक्षम तभी होंगे जब आप स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। इससे उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक संपन्न होंगे। अगर आप मानिए लेबर हैं या आप मानिए कि कोई CEO हैं किसी कंपनी के और 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी फ्लरिश करेगी, फले फूलेगी, और जितना ज़्यादा फ्लरिश करेगी उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल होगी। तो लोग स्वस्थ होते हैं, उससे काम में अधिक क्षमता आती है, सक्षम होते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और अल्टीमेटली आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है और हेल्दी पर्सन का लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। और शिशु और मातृ दर में कमी आती है और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में शिशु मातृ दर और मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, व्यक्तिगत स्वच्छता, तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कहिए कि क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता व नियमित व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत रूप से आप स्वच्छ रहें ताकि संक्रमण ना हो, नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से लोग योग का अभ्यास किया जा रहा है। तो अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं, मेंटली फिट होना चाहते हैं, तो योग का अभ्यास किया जा सकता है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, तो हमारा शरीर है हेल्दी रहे, उसमें डिजीज़ ना हो, रोग के बारे में जानकारी हो, शरीर के विभिन्न डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, उनके काम करने के बारे में जानकारी हो, उनके प्रभाव के बारे में जानकारी हो। संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अभी आपने देखा कोरोना काल चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगाया कि आप इम्यूनाइजेशन करवा लीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए। तो संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान, जो वेस्ट मटेरियल है उनका समुचित अच्छे ढंग से निपटारा हो जाए। रोग वाहकों का नियंत्रण एवं खाने पीने के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
तो ये सारी बातें हैं जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और ये हमको मेंटेन करनी है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो विभिन्न चिन्ह और लक्षण पैदा होते हैं। यदि हमारे शरीर का कोई विशेष अंग या अंगों का समूह ठीक तरह काम नहीं कर रहा, प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ रहा, तो लक्षण कुछ प्रकट होते हैं, कुछ लक्षण प्रकट होंगे, विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं। हम उसको हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम कहते हैं कि हम वी आर नॉट फीलिंग वेल, वी आर नॉट फिट, हम स्वस्थ नहीं हैं, वी आर नॉट हेल्दी, अथवा हमें रोग हो गया, या हम कहते हैं कि हमें डिजीज हो गई। भाई रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक व असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। तो रोग अब हम उसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, दो तरह के होते हैं, संक्रामक तथा असंक्रामक। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो हैं जिनका बड़ी ईजिली आगे प्रचार प्रसार हो जाता है, फैल जाते हैं, जैसे कि कोरोना हमारा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। संक्रामक रोग बहुत आम है और ये बहुत संक्रामक रोग जो है बहुत आम बात है और हम सभी कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। और संक्रामक रोग से आप बच नहीं सकते। जब आप सोसाइटी में मूव करते हो तो नेचुरल सी बात है आप संक्रामक रोग के संपर्क में आ सकते हो। संक्रामक रोग बहुत आम बात है और हम सभी कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं और कुछ ऐसे हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि फैटल हैं, घातक हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का मुख्य कारण है। इन्फेक्शियस डिजीजेस के अलावा नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हैं, संक्रामक रोग भी हैं और उनमें कैंसर जो है मृत्यु का मुख्य कारण है। नशीले पदार्थ और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ड्रग्स एडिक्ट जो है और जो अल्कोहल एडिक्ट हैं, ड्रग्स का और अल्कोहल का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मनुष्यों में सामान्य रोग, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा 10-15 मिनट में वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था जिसको आपने समझा कि रोग भैया दो तरह के हैं। और पहले तो हेल्थ को समझा कि हेल्थ क्या है, खाली फिजिकल फिटनेस होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना हेल्थ कहलाएगा। और हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, आपको उचित रख रखाव रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको इंडिविजुअल लेवल पे क्लिनिटी रखनी है। ये सारी बातें हैं कि आपको अच्छा खाना पीना खाना है, हेल्दी आपको एनवायरनमेंट में हेल्दी बिहेवियर करना है। हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक योगा का भी सहारा ले सकते हैं। और जब आप डिजीज़ होती है आपको तो सर्टन सिम्टम्स साइन आते हैं जिसको कि बिना पे हम कह सकते हैं कि हम बीमार हो गए। रोग जो है डिजीज़ दो तरह की हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो है जो ईजिली सोसाइटी में एक से दूसरे में, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे में प्रचार प्रसार जिसका हो जाता है, फैलाव हो जाता है। जबकि नॉन संक्रामक वो हैं जो फैलती नहीं है, एक व्यक्ति में है तो उसी में रहेगी, उसका सोसाइटी में प्रचार नहीं होता आपसी कॉन्टेक्ट से। तो संक्रामक और नॉन संक्रामक दो तरह के डिजीज़, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक बहुत आसानी से फैलती है, असंक्रामक फैलती नहीं है, लेकिन असंक्रामक भी कई बार फैटल होती है। जैसे कि आप देखेंगे कैंसर हमारी असंक्रामक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण इंडिया में होता है। इसका भी, कैंसर का भी कारण, कैंसर की वजह से भी बहुत हाई लेवल पे मृत्यु दर है। और कुछ संक्रामक रोग घातक हैं जैसे कि एड्स, ठीक है जी। इसके अलावा आपको ड्रग एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग इसके पहले टॉपिक में है, मानव में सामान्य रोग। जो पहला टॉपिक है हम लोग का, मानव में सामान्य रोग। अनेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस और कवक फंजाई, प्रोटोजोवन, कृमि आदि शामिल हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोवन है, वॉर्म्स हैं जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। तो मनुष्य में रोग पैदा करने में बैक्टीरिया का भी रोल है, वायरस का भी रोल है, फंजाई का भी रोल है, प्रोटोजोन्स का भी रोल है, वॉर्म्स, कृमि का, कीड़ों का भी रोल है, तथा और भी बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवाणुओं को हम लोग रोगजनक जीवाणु कहते हैं। ऐसे रोगजनक जीवों को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो मनुष्यों में रोग पैदा कर रहे हैं उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन क्या है? पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है वो विच कैन मेक द ह्यूमन बीइंग सिक, जो ह्यूमन बीइंग को सिक करें, रोगजनक, रोग को
जन्म देने वाले ऐसे रोग कारक जीवों को हम लोग रोगजनक पैथोजन कहते हैं। इसीलिए अधिकांश परजीवी, इसमें अधिकांश परजीवी रोगजनक हैं, क्योंकि वह परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। तो पैथोलॉजी आप देखते हैं जगह जगह पैथोलॉजी खुली है, पैथोलॉजी जहाँ पे आप अपने डिफरेंट तरह के टेस्ट वगैरह कराते हैं। पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो आप पे रोग जन्म दे दे। इसलिए अधिकांश परजीवी, अधिकांश मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजेनिक, ज़्यादातर परजीवी जो दूसरे पे आश्रित होकर जीवन बिताएं। तो ये परजीवी दो तरह के आए, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। क्योंकि यह परजीवी होस्ट पे, मेजबान के भीतर या तो एंडोपैरासाइट या उसके ऊपर एक्टोपैरासाइट रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं। पैथोजन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में वाया डिफरेंट रूट प्रवेश कर सकते हैं, कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। और हमारे शरीर में आने के बाद वो अपना नंबर बढ़ा के हमारी आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक और प्रक्रियात्मक क्षति होती है। तो इसके फलस्वरूप मॉर्फोलॉजिकल या प्रक्रियात्मक क्षति होती है। फलस्वरूप आकृतिक या प्रक्रियात्मक क्षति होती तो हमें नुकसान होगा। हम मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल रूप से बीमार होते हैं। जब कोई रोगजनक हमारे में आ जाता है, रोग को जनक देने वाला पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमें बीमार करता है, जिससे हम आकृतिक रूप से हमारे शरीर में बनावट में फ़र्क आपको दिखाई देगा या हमारे काम करने के तरीके में आपको फ़र्क दिखाई देगा कि हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। रोग जनकों के लिए आवश्यक है कि वह परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। तो रोग जनक के लिए आवश्यक है कि वह परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। तो ये जो रोग जनक जीवाणु हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में आए, तो सबसे पहले तो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने को एडजस्ट कर लें, अनुकूलित कर लें, तभी तो हमारी बॉडी में रहेंगे। उदाहरण के लिए जो रोगजनक आँत में प्रवेश करते हैं उनमें आमाशय के निम्न पीएच में जीवित रहने व विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। मानिए कोई रोगजनक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया और हमारी गट में आया, हमारी भोजन नली में आया, तो भोजन नली में आने के बाद वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में वो बीमार ना पड़ जाए, उस वातावरण में वो ख़त्म ना हो जाए, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को ढाल ले। तो हमारे आमाशय में क्या सीन है, हमारे आमाशय में आप जानते हैं एसिड होता है, HCl सिक्रीट करता, वहाँ पे pH वैल्यू बहुत कम है, हाईली एसिडिक है, pH वैल्यू कम है, एसिडिक है, तो वहाँ पे निम्न pH पे जीवित रहे, ख़त्म ना हो जाए अम्लीय कंडीशन में। विभिन्न पाचक एंजाइमा हमारी बॉडी में, गट में, भोजन नली में पाचक एंजाइम है, एंजाइम जो प्रोटीन का भी डाइजेशन कर रहे हैं, फैट का भी डाइजेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर रहे हैं, तो उन एंजाइम से बच के रहे वो, वरना तो ख़त्म हो जाएगा। जो बाहर से रोगजनिक पैथोजन हमारी बॉडी में आया है, सबसे पहले तो उसको हमारे बॉडी के वातावरण के अनुसार सामंजस्य बिठा लेना है, वरना तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये उसके नज़रिए से लाजमी है, हमारे नज़रिए से नहीं। हमारे नज़रिए से तो हम चाहेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो बाहर से हमारी बॉडी में आ गया है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर आप उसके नज़रिए से देखें, किसके, परजीवी के जो हमारी बॉडी में आ गया, तो उसका क्या उद्देश्य होगा, उसका उद्देश्य होगा कि वो इस वातावरण में, बदले वातावरण में जहाँ पे वो अब आ गया है, सामंजस्य बिठा सके और ज़िंदा रह सके। तो आमाशय में निम्न pH पे जिंदा रहे तथा विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उससे होने वाले रोगों के बारे में बात करी जाए। हम रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता, उन रोगों के प्रति निरोधक क्षमता, निरोधक उपाय और नियंत्रक उपायों के बारे में भी बताएंगे। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जिससे मानव में टाइफाइड फीवर होता है। साल्मोनेला टाइफी
का अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा इस बैक्टीरिया का तो टाइफाइड फीवर होता है। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। तो इसका हमारे में एंट्री कैसे हो गई? इसका हमारे में एंट्री हो गई कॉन्टामिनेटेड भोजन और फूड से। अगर आपने दूषित भोजन खा लिया या दूषित पानी पी लिया तो हमारी बॉडी में छोटी आंत में ये आ गया, वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुँच गया और वहाँ आने के बाद ब्लड द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं। लगातार ज्वर आना, तो इस रोग के जो आपको कॉमन फीचर जो बहुत सामान्य लक्षण है वो लगातार उच्च ज्वर, हाई टेम्परेचर, कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर, लगातार उच्च ज्वर 39 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक लेकर। तो कंटिन्यूस हाई फीवर टाइफाइड फीवर का एक मोटा लक्षण है। कमजोरी, वीकनेस, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द, भूख न लगना, ये सारे लक्षण किसके हैं? टाइफाइड फीवर के। कब्ज, फीवर, भूख न लगना, आमाशय में पीड़ा, कमजोरी, लगातार उच्च ज्वर। गंभीर मामलों में आंत में छेद, परफोरेशन हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल एक्सपीरियंस द्वारा हो सकती है। इसके लिए अगर डायग्नोस्टिक इसका अगर किया जाए, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? बाय मीन्स ऑफ विडाल टेस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट याद रखिएगा, विडाल टेस्ट। साल्मोनेला टाइफाई जो आपको अब समझिए, आप आज से जब भी मैं लूँगा लेक्चर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट नोट करना है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इधर नोट करिए, साल्मोनेला टाइफाई उसका पॉजिटिव एजेंट है, रोगजनक है। खास तौर पे एंटर कैसे हुआ? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर लिख लीजिए, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, संदूषित पानी और भोजन से। तो और इसके लक्षण लिख लीजिए, सर दर्द, कमजोरी, कब्ज, लगातार उच्च ज्वर, लगातार उच्च ज्वर, आमाशय में पीड़ा, सर दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, कमजोरी, कब्ज, लगातार उच्च ज्वर, आमाशय में पीड़ा, भूख ना लगना, ये सब हो गए। और बहुत ही सीवियर केसेस में परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, आंत में छेद, और फाइनली डेथ भी हो सकती है। इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, पुष्टि कैसे होगी? विडाल टेस्ट से। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलोन का है। मैरी मेलोन ने क्या किया भाई? टाइफाइड मैरी उनको नाम दिया गया, मैरी मेलोन। वह पेशे से रसोइया थी, भोजन बनाती थी, और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। भोजन बनाती थी और भोजन बनाने के दौरान बड़े सालों तक वह टाइफाइड फैलाती रही, जानबूझ के नहीं, उसको पता ही नहीं था, और वो भोजन बनाती थी और उससे बैक्टीरिया का फूड में कंटामिनेशन होता था। फूड भोजन बना रही भाई, उसको खुद ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कंटामिनेटेड फूड उसके जब उसके जो विजिटर थे, जो उसके यहाँ के ग्राहक थे, कस्टमर थे, जब वो खाते थे तो उनको भी टाइफाइड हो जाता था। ये हो गया आपको टाइफाइड के बारे में जानकारी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया डिजीज़ के लिए उत्तरदायी हैं। तो अब ये अगली डिजीज़ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे बैक्टीरिया मानव में क्या कॉज करवा रहे हैं? मानव में क्रॉस करवा रहे हैं निमोनिया। इस रोग में फुफ्फुस के वायु कोश संक्रमित हो जाते हैं, तो लंग्स के एल्वियोलाई इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लंग्स के, फुफ्फुस के एल्वियोलाई वायु कोश, लंग्स के एल्वियोलाई संक्रमित हो जाते हैं। फुफ्फुस, लंग्स, फुफ्फुस के वायु कोश एल्वियोलाई संक्रमित हो गए। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है और वो इन्फेक्शस हो गया। इन्फेक्शन के फलस्वरूप जो वायु कोष्ठ है एल्वियोलाई, उसमें क्या भर गया है? फ्लूइड, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ये तो थैलियाँ ऐसी हैं जिसमें गैस होनी चाहिए, अब उसमें आपने भर दिया पानी भर देंगे तो बट नेचुरल है, गैसियस एक्सचेंज में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत, गंभीर बीमारियाँ होती हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द
ज्वर, ठिठुरन, खांसी व सिर दर्द इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द। तो ज्वर, ठिठुरन, खांसी व सिर दर्द निमोनिया के प्रमुख लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ व हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला हो जाता है। अगर बहुत ही सीवियर केस है तो सीवियर केस में ये जो हमारे नेल्स हैं या फिंगर टिप्स हैं या होंठ हमारे लिप्स हैं, इनका ग्रे से लेके ब्लूइश तक हो जाता है कलर। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल सांस द्वारा लेने से अथवा संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से हो जाता। तो स्वस्थ व्यक्ति में इन्फेक्शन कैसे हो गया? तो भाई अगर आप रूम में हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे हैं रूम, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं, मानिए लिफ्ट में, और किसी ने छींक दिया, जो आपके साथ बंदा है उसी लिफ्ट में, उसको पता लग रहा पहले ही निमोनिया, तो एरोसोल ड्रॉपलेट्स कह लीजिए। तो आप किसी को छींकते दूर से देखिए ज़रा, पीछे उसके पीछे आप कोई प्रकाश का सोर्स रख के देखिए, तो आपको जैसे फुव्वारा, जैसे आप बेगोन करते हो, छिड़कते हो पंप से, तो वैसे ही आपको दिखाई देगा कि जैसे किसी ने एकदम से बिल्कुल पिचकारी चलाई। जैसे आप जाते हो बार्बर शॉप पे, वो आपके हेयर पे स्प्रे करता है एक तरह से पिचकारी से वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उसी तरह से वाटर ड्रॉपलेट से छोटे छोटे बिंदु किसी को छींकते दूर से देखिए आप, उससे 4-5-6 फीट खड़े होके, और पीछे कोई अगर आप लगा दें लाइट सोर्स, तब आपको इस तरह से एयर में ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे। या एरोसोल, सांस द्वारा या सांस लेने में एरोसोल्स निकलते हैं, वो आपके संपर्क में आ गए, स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आ गए, तो उसको भी संक्रमण हो सकता है। तो स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण कैसे हो रहा है? किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को ड्रॉपलेट से अथवा एरोसोल द्वारा सांस लेने से, या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन का इस्तेमाल करने से। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवी रोग हैं। डिसेंट्री, अतिसार पेशिश, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। प्लेग और डिप्थीरिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको टाइफाइड बताई गई और बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको निमोनिया बताया गया। 2, इसके अलावा ये बताया गया कि भैया डिसेंट्री भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्लेग और डिप्थीरिया भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब आप याद कर लीजिए टाइफाइड के प्रमुख लक्षण क्या थे? टाइफाइड के प्रमुख लक्षण थे हमारे कमजोरी, लगातार उच्च ज्वर, बहुत ही हाई पॉइंट है, कंटिन्यूअस हाई फीवर। उसके अलावा वीकनेस, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द, भूखना लगना। गंभीर मामलों में आंत में छेद, पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मृत्यु। विडाल टेस्ट से इसकी पुष्टि हो सकती है, परीक्षण हो सकता है। निमोनिया में ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द, फीवर आना, कपकपी होना, खांसी आना और सिर दर्द, ये इसके प्रमुख लक्षण है निमोनिया के। गंभीर मामलों में जैसे वहाँ पे आंत में छेद हो रहा था, मर रहा था आदमी, परफोरेशन हो रहा था, यहाँ गंभीर मामलों में होंठ और आंत की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से नीला हो जाता। इसका प्रचार प्रसार कैसे हो रहा था? इसका प्रचार प्रसार हो रहा था कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से, जबकि इसका कैसे होगा? इसका होगा इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से या एरोसोल से, या उसके आप यूटेंसिल्स को इस्तेमाल कर लें, एक ही बर्तन में खाना वगैरह खा लें। बहुत से विषाणु भी, तो अब ये बैक्टीरियल डिजीज़ की बात हो गई, 2 को आपने याद में रखना, टाइफाइड और निमोनिया। इसके अलावा डिसेंट्री भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्लेग और डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारण होते हैं, वायरसेस भी, बैक्टीरिया के अलावा वायरसेस भी रोग का कारण है। विषाणुओं का एक ऐसा ही समूह राइनो वायरसेस का है। नासा विषाणु, नासा ये वो नासा नहीं है भाई, ये नासा विषाणुओं का है, राइनो वायरसेस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों में संक्रामक, सबसे बहुत कॉमन क्या है? कॉमन कोल्ड। यह सांस और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं। तो ये नाक को हमारे और रेस्पिरेटरी पाथ को, नाक को, नोज को, रेस्पिरेटरी पाथ को, लेकिन फेफड़ों को नहीं, लंग्स तक नहीं जाता, लेकिन इन्फेक्शन नाक को और श्वसन पथ को। सामान्य जुकाम के लक्षण है नासी संकुलता, नेज़ल कंजेशन पढ़ लीजिए कि कंजेशन का मतलब होता है जैसे कहीं भीड़ भाड़ लग जाए या चोक हो जाए। आसराव,
लगातार रनिंग ऑफ नोज, बहना, कंठदाह, तो हमारे सोर थ्रोट, हमारे यहाँ पे कंठ में, थ्रोट में आपको लगेगा जैसे बिल्कुल आग लगी पड़ी है। कंठदाह, स्वरक्षता तथा फटी आवाज़, हॉरासनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का थोड़ा सा भारी हो जाना, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि। तो नेज़ल कंजेशन, उसके अलावा सोर थ्रोट, उसके अलावा हमारा हॉरासनेस ऑफ वॉइस, उसके अलावा खांसी, सिर दर्द, थकावट, जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक, ड्रॉपलेट जो हैं, जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकले ड्रॉपलेट जब स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी मनुष्य द्वारा, हेल्दी पर्सन द्वारा इनहेल कर लिए गए, अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाजों की मुट्ठों, कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित व्यक्तियों के वस्तुओं के संपर्क में आता तो उसे भी संक्रमण हो जाता। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, कॉमन कोल्ड से दूसरे को हो सकता है। अब आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में कॉमन आप लोग का मानिए आप लोग यूज़ कर रहे हो कोई कंप्यूटर का माउस, कंप्यूटर का कीबोर्ड, तो वो उसने इस्तेमाल किया, उससे पहले उसने छींका है और छींकते वक्त हाथ लगा लिया आगे, और तो इस तरह से ड्रॉपलेट्स का आगे के आगे उसका कैरी हो सकता है और उससे हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ सकता है। तो कॉमन कोल्ड एक बहुत कॉमन, सबसे ज़्यादा सामान्य ये हमारी संक्रामक बीमारी है जो नाक और श्वसन पथ को प्रभावित करती है। राइनोवायरसिस से हो रही है, लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं जा रहा। नेज़ल कंजेशन और रनिंग ऑफ नॉइस, नाक बहना, सोर थ्रोट, हॉरासनेस ऑफ वॉइस, खांसी, सिर दर्द इसके लक्षण हैं जो 3 से 7 दिन तक रहते हैं, और संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से ये आगे फैल सकता है। ये हो गए आपके वायरल डिजीज़ के बारे में जानकारी। तो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हम लोगों ने पढ़ी, अब हम लोग प्रोटोजोवन डिजीज़ पे आ रहे हैं। तो प्रोटोजोवन डिजीज़ में प्लाज्मोडियम से होने वाला मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगले हम लोग उसमें लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये वाला लेक्चर यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटोजोवन डिजीज़ की बात करेंगे और मलेरिया की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसको अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं पहला ब्रेक लेता हूँ, अगले में हम लोग मलेरिया को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए एक बार और इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको रटिए। आता हूँ एक ब्रेक के बाद, अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। एंजॉय करिए तब तक और थोड़ा सा समय दीजिए।